आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। बुलेटिन में तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने आज सुबह दिल्ली के एम्स का दौरा किया, जहां उन्होंने रेप मुतासरा के हाल दरियाफ्त किए और मुतासरा लड़की के कुनबे से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने मुतासरा लड़की की मदद, खाने पीने और दीगर जरूरियात की चीजें फराहम करने के लिए 2 लोगों को मुकर्रर किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 12 साल की बच्ची से रेप के बाद कत्ल की कोशिश की गई थी। ताहम मुतासिरा 3 दिन से एम्स में दाखिल है, लेकिन मुतासिरा उसके कुनबे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिलहाल 12 साल की मासूम एम्स में ज़ेर इलाज। मुतासिरा का एम्स में इलाज चल रहा है। पश्चिम विहार इलाके से ताल्लुक रखने वाली 12 साल की इस मासूम के साथ रेप की कोशिश की गई थी और फिर अब एम्स में दाखिल है बच्ची, जेर इलाज है। तो दिल्ली के पश्चिम विहार में 12 साल की इस बच्ची के साथ हैवानियत की गई। निर्भया की तरह ही इस बच्ची के साथ भी हैवानियत की गई। रेप की कोशिश हुई हालांकि इसके साथ, लेकिन अब इस बच्ची को एम्स में दाखिल किया गया है, जेर इलाज है बच्ची। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने आज सुबह एम्स का दौरा किया, यहां मुतासरा बच्ची का हाल दरियाफ्त किया। रॉबर्ट वाड्रा ने बच्ची और उसके कुनबे की तमाम जरूरियात का ख्याल रखने के लिए 2 लोगों को मुकर्रर भी किया। तो तस्वीरें एम्स की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। मुतासरा का एम्स में इलाज चल रहा है। काफी खराब हालत में उसे दिल्ली के एम्स में दाखिल किया गया था। रेप की कोशिश की गई थी इस बच्ची के साथ और हैवानियत की सारी हदें तोड़ी गई। निर्भया की तरह ही ये मामला भी सामने आया, लेकिन फिलहाल ये बच्ची एम्स में है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं फिलहाल अभी तक। आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के एम्स का दौरा किया। वाड्रा ने पहुंचकर बच्ची का हाल दरियाफ्त किया। I am very upset and disappointed. I heard about this incident, and I am also a father of a girl, and I can see how unsafe that the girls and women of our country feel. And this incident happening in Delhi, the national capital, is a shame. By giving them compensation, I don't think is the plan further. I mean, the thing is, we have to see how people are scared and fear of the law, so that they don't do this again. These incidents don't occur. The women should be able to be, unafraid of walking at night, any part of the day. दिल्ली के पश्चिम विहार में 12 साल बच्ची से दरिंदगी का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोलपुरी में रहने वाले मुलजिम कृष्णा पर पहले से ही 4 मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। इनमें से 1 कत्ल और 1 कत्ल की कोशिश और 2 चोरी के मामला। मुलजिम मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करता था। मुलजिम कृष्णा वारदात की जगह चोरी करने के इरादे से गया था, लेकिन जब उसे बच्ची ने देख लिया तब उसने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी। मामले में पुलिस की 20 टीमें जांच कर रही थी। पुलिस ने 100 सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों की जांच की और जांच के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कृष्णा ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ये पूरा वाकया 4 अगस्त का है। और हमारे साथी हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल मौजूद हैं फोन लाइन पर मजीद मालूमात लेकर इस सिलसिले में। आसिफ, दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 4 अगस्त को एक बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें तोड़ी गई। हालांकि मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले से मुजरिमाना मामले दर्ज है इस शख्स पर, कृष्णा इसका नाम है, लेकिन इस बच्ची की हालत बहुत खराब थी। बड़ी बात यह आसिफ कि इस छोटी सी बच्ची का अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिल्ली हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े दम पड़ती है, लेकिन वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया। बच्ची किस हाल में है, कहां तक उसका इलाज पहुंचा है, उसके कुनबे वाले किस हालत में है, किन जज्बात से गुजर रहे हैं, ये जानने वाला कोई नहीं। आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे एम्स। कल भी उन्होंने ट्वीट करके इस मामले पर अफसोस का इजहार किया था, तकलीफ का इजहार किया था। आसिफ, बिल्कुल, देखिए मुमताज, सबसे बड़ी चीज है कि ये घटना वैसी ही है जब आपको याद होगा कि जब
पूरी दिल्ली क्या पूरा मुल्क सिहर गया था उन निर्भया ख्याल को देखकर। लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या हुआ है। उसके बाद बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तमाम कानूनी पेचीदगियों के बाद एक नया कानून बनाया गया। उनका परिवार जो निर्भया का परिवार था वो लगातार कई सालों तक लड़ाई लड़ता रहा और आपको याद होगा कि इसी साल वो निर्भया की मां को इंसाफ मिला, जो बार बार वो उस लड़ाई को बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने लड़ाया था। अब आप देखिए कि इस तरीके से 12 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी जो हुआ है, देखिए ये बात सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की मेंटालिटी किस तरीके से खराब हो पड़ी है, किस तरीके के लोग जहनियत के लोग हो गए हैं। और उसके बाद जब वो घटना सामने आती है, आनंद फानंद में तुरंत पुलिस उसको लेकर, उस बच्ची को लेकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल लाने के बाद लगभग कई घंटों के बाद गुजर जाने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट होती है। दिल्ली सरकार के अलर्ट होने के बाद तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री आते हैं, वो भी कई घंटों के बाद। लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति भर होती है, क्योंकि आप सोचिए जरा कि जो बच्ची के परिवार वाले थे वो इतने परेशान हाल थे, उसके बावजूद 3 दिनों से वो लगातार लोग लॉबी में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल की लॉबी में बैठे हुए थे। उनको रॉबर्ट वाड्रा ने कल ट्वीट किया था। कल ट्वीट करके उन्होंने इस बात को चिंता जताई थी कि देखिए किस तरीके से इस तरह घटनाएं हो रही है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, इसलिए मेरी भी चिंताएं बहुत बड़ी है। और उसको समझते जब उसको जिस सलाम ने प्राथमिकता के साथ ये खबर दिखाई, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा आज खुद सुबह सुबह वहां हॉस्पिटल पहुंचे और तमाम चीजों का आकलन किया। आप समझिए कि किस तरीके से, कितना भयावह ये सीन रहा होगा। जब वो पहुंचे उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि वो बच्ची के फैमिली वाले जो है वो परेशान हाल बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर से हम्बली रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब कम से कम इस परिवार को समझिए, देखिए ये परेशान हाल परिवार है, एक तो ऐसे ही परेशानियों का सबब है, इसके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसके बाद इस तरह की घटना कहीं ना कहीं से आपको समझना होगा, कम से कम संवेदनशील होकर समझिए। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी बात सुनते हुए उनको बगल के रूम में एक जगह दी और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ लोगों को वहां डिप्यूट किया है उनके खाने पीने और तमाम जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए। अभी से कुछ मिनट के बाद ही हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा खुद जुड़ेंगे और तमाम बातों की जानकारी मुमताज वो देंगे हमें, वो हमें बताएंगे कि आखिर हॉस्पिटल जाने का आसिफ, जब हमने खबर दिखाई आसिफ, और उसके बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल हालांकि जुमेरात को अस्पताल पहुंचे थे, 10 लाख की माली मदद का ऐलान भी उन्होंने किया था जी, लेकिन उसके बाद बच्ची की हालत और खराब हो गई। अब रॉबर्ट वाड्रा सुबह वहां पहुंचे बच्ची का हाल दरियाफ्त करने के लिए। आसिफ, आपका रुख करेंगे यहाँ एक बार फिर से। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जुड़ चुके हैं। रॉबर्ट साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? हाँ, नमस्कार जी। हाँ, आवाज जी नमस्कार। रॉबर्ट साहब, आपने कल ट्वीट किया था, हमने प्राथमिकता के साथ उस खबर को दिखाया, समझाया। आज आप हॉस्पिटल पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना के बारे में? आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको क्या देखने को मिला, कैसे आपने वहां पे तमाम चीजों को मैनेज किया, आप बताएं जरा। 13 साल की बच्ची के साथ देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ 4 तारीख को, वो शर्मनाक थी। ऐसे है कि मैं भी एक मतलब पिता हूँ, बाप हूँ और मेरी भी बेटी है। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इस बच्ची को देखने के लिए और जो हालात हैं समझने के लिए मैं एम्स में पहुंचा था। और उनके जो परिवार के लोग थे जो 3 दिन से वहाँ बैठे हुए थे कॉरिडोर में, और मतलब बहुत ही परेशान थे, रो रहे थे। और उनका कोविड का टाइम है तो मुझे लगा कि उनके लिए कोई सुविधा या जगह भी नहीं है या उनको पता नहीं है। एक तो इतने परेशान थे, ना उनका खाने का कोई इंतजाम था, ना कुछ रहने का इंतजाम था। अब मैं तो उनकी बातें सुनकर भी मैं और हैरान था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि हम यहाँ दिल्ली के राजधानी में रहते हैं और सुरक्षा की बात करें तो औरतों के लिए इतनी मतलब उनको बिल्कुल सेफ्टी नहीं लगती है। वो खुश नहीं है कि निडर नहीं है कि हम लोग बाहर निकल सकते हैं और अपने घर में ही हम मतलब सेफ रह सकते हैं कि नहीं। उनकी बात सुना मैंने। उनको पता भी नहीं था कि अभी उनके जो बच्ची थी उनकी हालत क्या है। तो मैंने डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आया हूँ और मैं उनसे मिलना चाह रहा था और समझना चाह रहा था और उनको
उनके जो माता पिता है उनको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर जी को पहले वो थोड़े से नाराज हुए कि ये सारी चीजें नहीं करेंगी इस तरीके से, पर मैंने अपने हाथ जोड़ के उनको बोला देखिए मैं बस इनके सहायता के लिए आया हूँ और मैं इतना ही बोलूंगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, घबराए हुए हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये क्या हालत है बच्ची की और क्या होगा आगे, और उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं। अगर यहाँ कोई भी पास में कोई जगह मिल सकती है, और मैंने पहले वो नाराज होने लगे, मैंने जैसे हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता गया तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ देखते हैं यहाँ आगे पीछे क्या मिल सकता है उनको। तो मैं बहुत खुश था कि खुद मेरे वहाँ रहने पर 10-15 मिनट के बाद ये लोग एक पर्ची लेकर आए जिसमें 10 दिन के लिए उनके रहने की जगह दी है उनके परिवार वालों को। अब मैं यही कहूंगा कि देखिए इतने सारे मतलब कि ये स्लोगन वगैरह बनते हैं कि बेटी बचाओ ये वो, और मतलब कि दिल्ली सरकार बोलेगी अपनी बेटियों को एकजुट होकर मतलब आदमी के साथ उनके साथ जुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे करेंगे जब यहाँ इतनी असुरक्षा है, दिल्ली अपनी लोगों को मतलब बिल्कुल सेफ्टी नहीं लगती है, और ऐसे वारदात अगर होते रहेंगे तो मतलब कानून और मतलब डर क्या रहेगा, मतलब कि जब तक डर नहीं रहेगा तब तक ये मतलब कि ये वारदात होते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि जो कानून सख्ती से मतलब कि कोई डिसिप्लिन कोई डिसीजन ले, और मतलब कि ऐसी चीज कोई भी सोच करने से पहले सोचे कि मेरा क्या होगा, उसके बाद मैं तो खत्म हो जाऊंगा, इंस्टेंट कुछ होना चाहिए जिससे डर फैलाए और मतलब कि लोग सोचे घबराएं कुछ भी ये करने से पहले। और मैं तो आज गया हूँ, मैं दोबारा जाऊंगा, मैं देखूंगा कि इनको तो मैं जो सहायता दे सकता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूंगा। पर सबसे जरूरी है हमें ये सोचना है कि हम इस जो ये माहौल है, जो असुरक्षा का माहौल है, स्पेशली ये बच्चियों के लिए या मतलब कि महिलाओं के लिए, इसको हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्या एजुकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए। बिल्कुल रॉबर्ट जी, आपने एक बात जो कही बहुत ही मार्मिक थी, और हम लोगों के लिए अपीलिंग है कि आप एक बच्ची के पिता हैं और आप उस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। इसलिए और ये देखिए तमाम लोग, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी वाहिद शख्सियत होगा, वो भी इन परेशानियों में उस परिवार के साथ अपने आप को खड़ा महसूस कर रहा होगा। आप जब वहां पहुंचे, आपने तमाम चीजें देखी, आपने एक बड़ी बात कही है कि दिल्ली सरकार को इसमें और आगे बढ़कर, केंद्र सरकार को और आगे बढ़कर इस पर एक कड़े कानून तो आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कानून को लागू कराना सबसे बड़ी चीज है, जिसको बहुत जरूरी है कि कम से कम ऐसी एक नजीर पेश की जाए उन अपराधियों के साथ, उन वैसे कृत्य को अंजाम देने वालों के साथ, जो एक नजीर की तरह पेश हो कि जो दूसरे लोग अगर करने का सोचे भी तो वो 10 बार इस बार कांपने लगे। यही मैं सोचता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक पिता हूँ दोनों का, एक बच्ची का और एक बेटे का। तो मुझे पता चलता है, मैं अपने बेटे को समझाता हूँ कि महिलाओं को कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की बात की जाए, जैसे अपनी बहन को वो देखे। अभी हमारी रक्षाबंधन का त्योहार निकला है, क्योंकि कोविड के टाइम हम मिल नहीं सकते, पर फिर भी मैं उनको सिखाता हूँ, हमने हमेशा सिखाया कि अपने बहनों को कैसे देखभाल की जाए और मतलब कि सुरक्षा का माहौल आगे पीछे बना रहे और रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक फियर ऑफ लॉ नहीं होगा, कि मतलब कानून पे कोई डरेगा नहीं, और पुलिस अपने पूरी तहकीकात करे और पूरा ऐसा माहौल बनाए कि कोई भी ना सोचे कि इस तरीके से कोई घटना दोबारा होनी चाहिए। और अब जो मैं जैसे कहूँगा, केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या हमारे कहीं और स्टेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए, ऐसे मतलब माहौल नहीं होना चाहिए। और ये बड़े बड़े चीजें बोलने से या मतलब कुछ उनको पैसे देने से कोई वो उनका जो दर्द है वो हटेगा नहीं। बिल्कुल, वो तो उनको समझ ही नहीं है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, ये कैसे हो गया, हमसे कितनी बुरी गलती हुई कि हमने घर छोड़ के गए, हमारे घर में ही वो सेफ नहीं है, तो आगे क्या सोचेंगे कि वो रोड पे कैसे चलेंगे, या मतलब कि रास्ता अपना आगे कैसे बनाएंगे, क्या होता है उसका मतलब कि बेटी बचाओ और मतलब बेटी लाओ, और मतलब ये सारी चीजें स्लोगन्स होते हैं, क्योंकि ये सारा इससे कोई हमें फर्क नहीं दिखाई देता कि हमारी जो महिलाएं बच्चियां हैं जो आगे बढ़ के एक बिल्कुल आगे बढ़ के हमारे को प्राउड बनाएंगे कि इस देश की
वो मतलब लड़की हैं जो आगे बढ़ी हैं, कुछ बनी हैं अपनी जिंदगी में, उनका तो तो क्या आगे आप फ्यूचर फिर ही से खत्म हो जाता हॉस्पिटल है। जाएंगे? उस परिवार की जो आपने कहा कि उस परिवार की परेशानियों में आप खड़े हैं, तो क्या आप फिर जाएंगे? क्या उनकी परेशानियों को दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानियां दूर हो सके, उनकी तकलीफ को थोड़ा कम किया जा सके? आप फिर दोबारा हॉस्पिटल जाएंगे? देखिए, मैं ना तो इसमें कोई राजनीतिक चीज लाना चाह रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज लाना चाह रहा हूँ। मैं जब ये इंसिडेंट्स होते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं जब गया हूँ, और मतलब कि मैं गया हूँ उनको हेल्प करने और समझने के लिए कि मैं कैसे कुछ थोड़ा सा बदलाव ला सकता हूँ उन्हीं के लिए। और मुझे लगा कि बहुत फर्क पड़ा कि मैं वहां गया, कि मैंने अपने पहले लोग सोचे ये कोई वीआईपी आ गया है, ये है वो है, पर मैंने उसको दूर करने के लिए मैंने हाथ जोड़ के उनसे बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये लोग बहुत परेशान है। मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ कि आप प्लीज इनको बताइए उनकी बेटी का क्या हालत है और क्या पोजीशन है। और ये लोग 3 रात से बैठे हुए हैं। अब मेरे जाने से अगर ये फर्क पड़ा है कि उनको 10 दिन के लिए कमरा मिला, उनको सुविधाएं मिल रही हैं और उनकी परेशानी थोड़ी सी दूर हुई है, पर मतलब बहुत छोटा परसेंटेज है जो उनके साथ हुआ है। मैं ये चाहूंगा भगवान से कभी ना हो किसी और परिवार के साथ, पर वो चीज तभी होगी जब हम लोग सब कुछ इसके लिए करेंगे और स्लोगन नहीं बनाएंगे पर असल में कुछ करेंगे। अब मैं जरूर वापस जाऊंगा, मैं गया हूं, मैं देखने के लिए जा रहा हूं। अगर मेरे जाने से इतना फर्क पड़ा है तो दोबारा जाने से मैं होप करता हूं कि और भी फर्क पड़ेगा और मतलब उनकी बच्ची जो है उनकी हालत सही होगी और वो अपने घर जा सकते हैं। और जिस तरीके से भी जब मैं बाहर आया और लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगा, मेरे को खाली एक चीज है, मैंने कहा आपने कभी सोचा है जो औरत जो लड़की इससे गुजरती है उसके बाद उनका रहन सहन कैसा होता है, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं कि उनको आगे कैसे लेकर जाए, सोसाइटी में उनको कैसे हम ऐसे लगे कि ये सब दूर हो जाए, उनके दिमाग से निकल जाए और वो नॉर्मल तरीके से अपना जीवन बिताए। वो बहुत ये सोच विचार करना पड़ेगा। तो मैं उसकी बात सोच रहा हूँ कि इसके बाद जब वो आगे बढ़ेंगे हमें कैसे उनको हेल्प करके आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस पहल के लिए बहुत शुक्रिया और आपने जो वक्त दिया हमें उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी कोशिश यही है कि हम ऐसी मुहिम चला रहे हैं, हम लगातार जी मीडिया लगातार ऐसी चीजों के साथ खड़ा रहा है कि जो किसी भी बच्ची को किसी परेशानी से न गुजरना पड़े। हमारी कोशिश है, हम ये उस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसे माहौल से लोगों को अवेयर किया जाए, ऐसी चीजें ना हो समाज में, उसके लिए पूरी तरीके से कोशिशें होनी चाहिए। सबको ईमानदार कोशिश करनी चाहिए, आपने भी किया और लोगों से भी, हम दिल्ली सरकार से भी ये चाहेंगे कि दिल्ली सरकार समय रहते अवेयर हो, तमाम परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट साहब आपका। उनका जी आसिफ, वाकई इस कोशिश की तारीफ की जानी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से सुबह न सिर्फ अस्पताल पहुंचे, बच्ची का हाल दरियाफ्त किया, उन्होंने 2 लोगों को मुकर्रर भी किया आसिफ की वो 2 लोग ये ख्याल रखें कि बच्चे और उसके परिवार को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कोई कोताही कोई कमी उसमें ना हो। आसिफ, बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, न्यूरो सर्जरी के आईसीयू में फिर उसको रखा गया था, वेंटिलेटर में भी उसे रखा गया। हालांकि जुमेरात को अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे अस्पताल, 10 लाख रुपए की माली मदद का भी उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद की पूरी सिचुएशन हमारे और आपके सामने है। ये बच्ची उसी वक्त की याद दिलाती है जैसे आपने कहा कि जो हैवानियत निर्भया के साथ हुई थी, लेकिन निर्भया को हम बचा नहीं सके, पर इन कोशिशों से, इन काविशों से कम इस तरह से अब हम इस बच्ची को बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन यही होना भी चाहिए और खासतौर पर मैंने इसीलिए कहा कि जी मीडिया हमेशा ऐसी चीजों के लिए सामने खड़ा रहा है। देखिए, आप याद करिए कि जब निर्भया का इशू भी हुआ था उस समय भी सबसे पहले जी मीडिया ने इसकी मुखर आवाज उठाई थी, बड़ी आवाज उठाई थी, जिसको लेकर तमाम देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए। उसके बाद भी वो लगातार ये कोशिशें रही कि एक अच्छी और ईमानदार पहल करके एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो इम्प्लीमेंट करे। एक कानून भी बना, लेकिन अब कानून को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। आज उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि रॉबर्ट भी कह रहे थे कि देखिए, ऐसी चीजों पर हमें सिर्फ कानून बनाने भर तक नहीं रखना चाहिए, हमें उसको इम्प्लीमेंट कराने तक के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी कोशिशें ईमानदार कोशिशें होनी चाहिए
कि हम उस परेशानी के सबब को ही खत्म कर दें, वो जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है उसको ही खत्म करने पर जोर दें, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, आज हमारी घर की बेटियां सुरक्षित होंगी और इस सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ेंगी। जी आसिफ, हमारे साथ तहसीन पूनावाला साहब जुड़े हुए हैं इस खबर पर। खबर बेहद अहम भी है, अफसोसनाक भी है। आसिफ, आप बात करना चाहेंगे उनसे पहले या फिर हम उनसे गुफ्तगू करें? जी हाँ, आप गुफ्तगू करें। तहसीन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बिल्कुल। आपको मालूम है तहसीन साहब कि महज 12 बरस की बच्ची है, दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से ताल्लुक रखती है। उसके साथ बिल्कुल वही दरिंदगी हुई है जो दिल्ली में कई साल पहले निर्भया के साथ हुआ था। ये बच्ची भी एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। न्यूरो सर्जरी उसकी होनी है, लेकिन प्लेटलेट काउंट कम है उसके। कुछ कहा नहीं जा सकता इस बच्ची के बारे में अभी, लेकिन कुछ कोशिशों से इस बच्ची को बचाने की मुहिम जरूर जारी की जा सकती है। आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे एम्स इस बच्ची का ख्याल रखने के लिए। 2 लोगों को उन्होंने मुकर्रर भी किया। तहसीन पूनावाला साहब, जब इस तरह के मामला सामने आते हैं, फौरी तौर पर क्या आता है जहन में? देखिए, सबसे पहले तो जहन में ये आता है कि जो हमारे वज़ीर आज़म थे, जब वे 2014 में चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने नारा एक दिया था, बहुत हो गया नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद जो पार्लियामेंट आंकड़े हैं, आप पार्लियामेंट्री आंकड़े देखें जो उन्हीं के गृह मंत्रालय से निकलते हैं, वो बता रहे कि जो महिलाओं पे अत्याचार है वो 3 गुना बड़े हैं। दिल्ली में सीधा सीधा वजीर दाखिला अमित शाह जी की हुकूमत चलती है, पुलिस उनके नीचे आती है, और बावजूद इसके आप देखिए कि जो महिलाओं पर अत्याचार दिल्ली और एनसीआर में हो रहा है, इस पर तो आप लोग रिपोर्ट कर ही रहे हो। तो सवाल ये उठता है कि वजीर दाखिला वजीर आजम साहब कर क्या रहे हैं, जब हम एक और देख रहे हैं कि जो दिल्ली की पुलिस है पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो गई, फेल हो चुकी है, और हमारी महिलाओं पर, हमारी बच्चियों पर, हमारी बहनों पर, हमारी भाभियों पर कब तक हम ये अत्याचार सहेंगे, कब तक ये होगा? और किसी प्राइवेट निजी सिटीजन को क्यों आकर उनके लिए आवाज उठानी पड़ रही है? जो मौजूदा हुकूमत है, वर्तमान प्रधानमंत्री, ये क्या कर रहे हैं? उस पर तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही, डिबेट नहीं हो रही है। तहसीन साहब, इस मामले में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जुमेरात को पहुंचे थे अस्पताल, बच्ची का हालचाल भी जाना, 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी कर दिया। लेकिन उसके बाद से अब तक उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है? गुज़िश्ता रोज बहुत ज्यादा तबीयत उसकी खराब हो गई थी, न्यूरो सर्जरी के आईसीयू में उसे शिफ्ट किया गया था, वेंटिलेटर पर वो बच्ची है। तब से लेकर अब तक कुछ नहीं जानते सीएम साहब कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मरकजी हुकूमत की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वो बच्ची इस वक्त एडमिट है। किसी को नहीं मालूम कि उस बच्ची के साथ अभी क्या हो रहा है। कानून जो बनाए जाते हैं वो अगर अमल में नहीं आ रहे तो फिर क्या फायदा उन कवानीन का? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो वजीर आला है इस वक्त दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल साहब, ये वजीर आला बनने से पहले इन्होंने, आपको याद होगा, निर्भया के समय बड़ा प्रदर्शन किया था। इनकी जो कार्यकर्ता है ये एम्स में घुस भी गए थे। तो तब इनसे जब पूछा जा रहा था कि दिल्ली की पुलिस वजीर आला के नीचे नहीं आती, आप किस तरह से शीला दीक्षित जी पे दोष डालो, तब इन्होंने कहा मुझे आप मौका दीजिए, देखिए मैं किस तरह से दिल्ली को चेंज करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो दिल्ली की पुलिस है ये अरविंद केजरीवाल जी के नीचे नहीं आती, लेकिन प्रथम उन्होंने झूठ क्यों बोला उस वक्त? दूसरी बात, जो वजीर आला कर सकते वो है कि सब जगह पर लाइटें हो, जो लोकल सिविल डिफेंस की पुलिस है उनको आप हायर कर सकते हो, पेट्रोलिंग हो सकती है। विमेंस पेट्रोलिंग की बात की थी अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त। इनमें से कोई भी वादे को उन्होंने नहीं निभाया। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे वजीर आजम है, वजीर दाखिला साहब अमित शाह जी और वजीर आला साहब अरविंद केजरीवाल जी, इन तीनों ने दिल्ली की जो हालत की और जो दिल्ली को असुरक्षित बनाए महिलाओं के मामले में, इसके लिए जो दिल्ली की आवाम है कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्होंने झूठ बोला है, लगातार झूठ बोला है, और जो कानून भी बने निर्भया के समय, जो जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद जो कानून बने, उसका लागू भी इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है। इसके जो स्टेटिस्टिक्स है, खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी और पार्लियामेंट में बाहर आए इसके जो स्टेटिस्टिक्स है। तहसीन साहब, क्योंकि खौफ तो बिल्कुल है ही नहीं। वो शख्स जिसने इस बच्ची के साथ हैवानियत की, उसने इतनी बुरी तरह से इस बच्ची की हालत खराब की है कि बयान करते हुए भी तकलीफ हो रही है। तहसीन साहब, कैंचियों से गोद दिया गया बच्ची को, बुरी तरह से खून में लथपथ थी, बहुत देर तक मदद के लिए तड़पती रही, परेशान रही। अगर इन कानूनों में कुछ भी दम होता तो एक बार तो खौफ से आदमी सोचता पहले, इस तरह की हरकत को अंजाम देने से पहले थोड़ा डर कहीं ना कहीं उसके जहन में जरूर होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बेमानी साबित हो रही है तमाम चीजें। किसी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है,
बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ दरिंदगी का ये सिलसिला मुसलसल चलता जा रहा है, मुसलसल चलता जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, जब चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग जो वजीर आजम के दोस्त थे, उत्तर प्रदेश के वजीर दाखिला के दोस्त थे, इनको बेल मिलती है। जब आप देखते हो कि जो मौजूदा हुकूमत के विधायक है, जब इन पे आरोप लगता है कि किसी महिला का उन्होंने लगातार बलात्कार किया है, बच्ची का, नाबालिग बच्ची का, उसके बाद परिवार की गाड़ी की एक्सीडेंट करवाई जाती है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं पड़ता तब तक वो विधायक को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। सवाल ये उठता है कि मौजूदा हुकूमत किनको बचाना चाहती है। लगातार हम देख रहे हैं कि जहां जहां आरोप लग रहे हैं, ये विधायकों पर, बीजेपी के विधायकों पर लग रहे हैं। आपको याद होगा चंडीगढ़ के वो बीजेपी के चंडीगढ़ अध्यक्ष के बेटे, उन्होंने एक लड़की को, वर्तिका नाम की लड़की को उन्होंने किस तरह से हैरेस किया, और आज तक क्या एक्शन हुआ? इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल तहसीन साहब, आपने सही कहा, और कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है अब भी। तो बिल्कुल जहन में इसके सिवा कुछ आता नहीं है कि हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हमने जंगल तो शहरों में बदले मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तफसील से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।